हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस अकाउंट सर्विस के लिए ऑडिट फंक्शनैलिटी में काम किया था। अब आज हमें इसे टेस्ट करना है, बट टेस्ट करने से पहले हम एक बार अपना कोड रिव्यू कर लेंगे एंड जितनी भी टाइपो एंड टेक्निकल मिस्टेक है उनको हम सही करके फिर एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो हम सबसे पहले इस अकाउंट सर्विस से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर है, बट हमने एक क्लास बनाई थी वैलिडेट करके एंड उसमें कुछ फंक्शनैलिटी बनाई थी। मतलब जब भी हम यहाँ पे सारा डेटा सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, उससे पहले हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई थी कि हम वैलिडेट करें कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो सही है या नहीं है, या कस्टमर से रिलेटेड जो भी डिटेल है जैसे कस्टमर एक्टिव है या नहीं है, या कस्टमर का जो KYC है वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो इस तरह की हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी, बट उसे हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो यहाँ ये बिल्डर का यूज करने से पहले हम वैलिडेट कर लेते हैं। इधर लिखिए अकाउंट वैलिडेटर डॉट वैलिडेट इनिशियल डिपॉजिट एंड इसमें पास कर दीजिए जो यूजर ने इनिशियल डिपॉजिट ऐड किया है। मतलब रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ होगी, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट यूज इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि हमने जो मेथड बनाया था वो स्टैटिक मेथड था एंड स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से हमें दूसरा मेथड भी बनाना पड़ेगा, मतलब दूसरा मेथड कॉल करना पड़ेगा जिसमें हमने कस्टमर एंड कस्टमर KYC को वेरीफाई किया था। तो फिर से लिखिए अकाउंट वैलिडेटर डॉट वैलिडेट कस्टमर एंड इसमें आ गया कस्टमर। इसको करिए सेव। ठीक है, इसके अलावा हम सीक्वेंस भी निकाल रहे हैं एंड अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये भी ठीक है। इसके अलावा हमने फीन क्लाइंट का भी यूज किया है, तो एक बार हम फीन क्लाइंट ओपन करके देखते हैं। अकाउंट सर्विस में आएंगे, इधर जावा के अंदर जाएंगे एंड यहाँ आपको एक पैकेज मिलेगा क्लाइंट। इसके अंदर ही हमने एक फीन क्लाइंट बनाया था, इसे ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटी सी मिस्टेक है, बट अगर ये सही नहीं हुआ तो यहाँ पे एरर आ सकती है। आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करने से पहले रिक्वेस्ट परम का यूज करना पड़ेगा। तो एट रिक्वेस्ट परम, इसको भी कर देंगे सेव। अब आपने सर्विस को ठीक कर लिया, फीन क्लाइंट में भी काम कर लिया, देख लिया। अब हम एक बार कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं। तो इसके नीचे आपको कंट्रोलर पैकेज मिल जाएगा, इसको ओपन करिए। इसमें अकाउंट कंट्रोलर नाम का एक क्लास है, इसे ओपन करिए एंड यहाँ पे आप चेक करोगे तो सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, बट एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब एक और सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इधर आप प्री ऑथराइज का यूज करके मेथड लेवल सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पोस्टमैन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे लिखिए एट प्री ऑथोराइज एंड इसमें आप दो तरह से सिक्योरिटी लगा सकते हो। आप यहाँ पे हैज़ रोल कर सकते हो, मतलब आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को यहाँ पे बता सकते हो कि जिसका रोल यहाँ पे मेंशन है, अगर वही रोल का बंदा यहाँ पे आता है, इसको एक्सेस करता है, तब तो ये मेथड को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो उस रिक्वेस्ट के थ्रू इस मेथड को एक्सेस नहीं किया जाएगा। एंड दूसरी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो हैज़ अथॉरिटी। मतलब आप दे सकते हो कि जिसको भी अकाउंट क्रिएट करने की अथॉरिटी है केवल वही इसको एक्सेस कर पाएगा एंड बाकी के लोग, बाकी की जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए हैज़ अथॉरिटी, देन अथॉरिटी का नाम, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप परमिशन बेस्ड ऑथराइजेशन ऐड कर रहे हो। ये रोल बेस्ड ऑथराइजेशन नहीं है, रोल बेस्ड के लिए हैज़ रोल का यूज करना होता है, बट यहाँ पे हमने हैज़ अथॉरिटी का यूज किया है, इस वजह से इसको परमिशन बेस्ड ऑथराइजेशन बोलेंगे। अब ये जो प्री ऑथराइज है या पोस्ट ऑथराइज है, इस तरह के जितने भी एनोटेशन होते हैं, इनको इनेबल करने के लिए हमें एक मेथड सिक्योरिटी को इनेबल करना पड़ता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में बताना पड़ता है कि हम मेथड सिक्योरिटी को इनेबल कर रहे हैं एंड आपको जहां भी सर्विस में या कंट्रोलर में प्री ऑथराइज या पोस्ट ऑथराइज या ऑथराइज कुछ भी इस तरह के एनोटेशन मिलते हैं, तो उनको आपको इंटरसेप्ट करके जो भी उसके अंदर हमने लिखा है हैज़ रोल या हैज़ अथॉरिटी, उसको चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पैकेज बना लेते हैं। किसी पैकेज में राइट क्लिक करते हैं पहले तो, न्यू एंड यहाँ पैकेज
इधर लिखिए डॉट कॉन्फिग एंड फिनिश। इसके अंदर बना लेंगे हम एक क्लास, तो इसी में राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए सिक्योरिटी कॉन्फिग एंड फिनिश। अब इसे कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाने के लिए हमें एक एनोटेशन का यूज करना पड़ता है, एट कॉन्फ़िगरेशन। इससे स्प्रिंग को पता चलता है कि ये जो आपकी क्लास है ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है एंड इसके अंदर आपकी बीन क्रिएट होंगी, ठीक है। एंड इसी के बाद आपको मेथड सिक्योरिटी को इनेबल करना होता है, तो एट इनेबल मेथड सिक्योरिटी। इसके थ्रू मेथड लेवल ऑथराइजेशन इनेबल हो जाएगा एंड जब भी कोई मेथड कॉल आएगा तो ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके अथॉरिटी चेक करेगा। अब इसके अंदर आप एक बीन भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब जैसे आपको सिक्योरिटी फिल्टर चेन ऐड करना है तो इसी के अंदर वो भी हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें सिक्योरिटी फिल्टर चेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो बैंकिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं वो एक रियल बैंकिंग पैटर्न है। मतलब यहाँ पे हम किसी भी यूआरएल को पब्लिक नहीं कर रहे हैं, ये अकाउंट सर्विस है, यहाँ पे सारे जो एंड पॉइंट है वो सिक्योर्ड रहेंगे, मतलब सभी के लिए JWT हमें चाहिए ही चाहिए। इस वजह से यहाँ पे आपको पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड यूआरएल्स को, मतलब एंड पॉइंट्स को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, हम इसमें CSRF को भी डिसेबल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप डिसेबल नहीं करते हो तो कुछ एरर आ जाएगी। बट कभी कभी स्प्रिंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या है, इनेबल रखना है, मतलब CSRF को इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता देते हो स्प्रिंग को कि इसे डिसेबल रखना है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको बनाना होता है यहाँ पे एक बीन, तो बीन एनोटेशन का यूज कर लेंगे। देन सिक्योरिटी फिल्टर चेन का यूज करके हम यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसका नाम दीजिए सिक्योरिटी फिल्टर चेन। अब इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन को जिस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब ये कोई स्ट्रिंग या कोई इंटीजर इस तरह का कोई टाइप नहीं चाहिए, इसको चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट होता है HTTP सिक्योरिटी का। मतलब हमें जितने भी चेंजेस करने हैं, जितनी भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है वो HTTP सिक्योरिटी में ऐड करनी है एंड उसी HTTP सिक्योरिटी को करेंगे हम रिटर्न। तो यहाँ पे लिखिए HTTP सिक्योरिटी एंड नाम दीजिए HTTP, ठीक है। तो इससे जितने भी आपको रूल सेट करने हैं HTTP सिक्योरिटीज कर पाओगे। अब इसमें कोई एक्सेप्शन भी आ सकती है, इस वजह से यहाँ पे यूज कर लेंगे थ्रोस एक्सेप्शन। तो अब आपको यहाँ पे इतना तो पता ही होगा कि हम यहाँ पे ये जो थ्रोज यूज कर रहे हैं ये एक जावा लेवल फीचर है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ऐसा लगता है या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी ये मेथड चलेगा, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, तो सेफ इनसाइड हम यहाँ पे थ्रोज का यूज कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा, मतलब कोई ना कोई तो इसको यूज करेगा ही, तो जब भी इसको यूज किया जाएगा तो जो बंदा कॉलर है वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, मतलब ट्राई कैच का यूज करेगा, या फिर अगर वो ट्राई कैच यूज नहीं करना चाह रहा है तो वो भी एक थ्रोज का यूज कर लेगा मेथड में अपने, एंड उसे जब यूज किया जाएगा तो फिर उसका जो पेरेंट होगा, मतलब जो भी कॉलर होगा वो इसको हैंडल करेगा। ऐसे इसकी चेन बना दी जाती है, मतलब या तो आप हैंडल करिए थ्रोज वाले मेथड को या फिर उसे प्रोपोगेट करिए। एंड अगर कॉलर ऐसा नहीं करता है, मतलब इसको हैंडल नहीं करता है या थ्रोज कीवर्ड का यूज नहीं करता है मेथड में, तो फिर उसे एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगी। इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं होता उसके पास कि वो इस मेथड को ऐसे सिंपली कॉल कर दे। उसको अगर ये मेथड यूज करना है तो दो में से एक काम तो करना ही होगा, ठीक है। अब CSRF को कर देते हैं डिसेबल। यहाँ पे लिखिए http.csrf, इसमें यूज कर लेंगे एक लैम्डा, जिसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो CSRF देन लैम्डा, एंड इसी वेरिएबल का यूज करके डिसेबल कर लेंगे, तो CSRF.disable। अब ये CSRF को मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट हो सकता है कुछ व्यूअर नए हों एंड उनको ये लाइन समझ में ना आई हो, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये जो CSRF होता है ये एक सिक्योरिटी अटैक होता है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, एंड यहाँ पे हम इसे डिसेबल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये एक अटैक है तो इसको फिर डिसेबल क्यों कर रहे हैं, इसको इनेबल ही रखना चाहिए, तभी तो हमारी एप्लीकेशन सिक्योर रहेगी। तो इसको इनेबल या डिसेबल करना आपके एप्लीकेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मतलब आप किस तरह की फंक्शनलिटी यूज करते हो अपने एप्लीकेशन में। तो देखो ये अटैक कैसे होता है, मान लीजिए आप कोई बैंक की साइट यूज कर रहे हो एंड साथ में एक ऐसी वेबसाइट यूज कर रहे हो जो कुछ मलिशियस वेबसाइट है एंड वो बाहर से तो कुछ और काम कर रही है बट इंटरनली वो आपकी जो कुकीज है, जो ब्राउजर का डेटा है वो चोरी कर रही है। देन जो भी आपके सेशन एंड कुकीज में डेटा पड़ा है, मतलब आप बैंक की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका डेटा उसमें होगा, तो उसका यूज करके वो इंटरनली एक रिक्वेस्ट पास कर देती है बैंक के सर्वर को, ठीक है। एंड बैंक ये सोचता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये ऑथेंटिकेटेड यूजर से आई है, ऑथराइज्ड यूजर से आई है, तो बैंक उस रिक्वेस्ट को अलाउ कर देता है। एंड इस तरह से जो मलिशियस वेबसाइट का ओनर होता है वो उस यूजर के अकाउंट से जो भी उसको काम करना है, मान लो उसको पैसे चुराने हैं या कुछ भी करना है, तो वो काम ईजिली हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे जो CSRF सिक्योरिटी है उसको इनेबल किया जाता है। अब हमारे केस में क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मलिशियस वेबसाइट नहीं आएगी या नहीं इस एप्लीकेशन को टारगेट करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं JWT, एंड JWT का एक मेन बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो भी टोकन होता है, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मलिशियस वेबसाइट यूज करती हैं, जैसे लॉग्ड इन यूजर का डिटेल या टोकन, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो JWT के केस में ये कुछ भी चीज़ हम ब्राउज़र में नहीं रखते, मतलब कुकीज़ में नहीं रखते हैं, ये सीधा क्लाइंट से आती है बैकएंड को एंड बैकएंड उसको वेरीफाई करता है। मतलब JWT के केस में जो भी CSRF का खतरा है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का CSRF अटैक पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा फिल्टर, मतलब दूसरा रूल आप क्या सेट कर सकते हो इसमें, इधर आप प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड URL डिफाइन कर सकते हो, मतलब रिक्वेस्ट मैचर सेट कर सकते हो, बट इसकी ज़रूरत है नहीं। बट फिर भी अगर आप यूज करना चाहो तो .anyrequest.authenticated का यूज करके यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट को आप प्रोटेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी चीज़ आप यहाँ पे सेट करोगे, मतलब जितने भी रूल आप सेट करोगे, सारा कुछ करने के बाद आपको इसे करना होता है रिटर्न। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आएंगे रिटर्न http.build एंड इसको कर दीजिए सेव, ठीक है। अब बस आपका एक लास्ट काम बचा है, हम एक बार application.yml भी चेक कर लेते हैं। तो रिसोर्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको YML मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए एंड यहाँ सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो इधर सब ठीक दिख रहा है, इधर JWK है बट JWKs होना चाहिए, आई थिंक। इसको अभी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, Ctrl+S करिए इसको, एंड सेम चीज़ मैं कस्टमर सर्विस में देख लेता हूँ। अगर यहाँ भी JWK है तो S हटा देंगे, अगर नहीं है तो फिर लगा रहने देंगे। तो इसको ओपन करते हैं, टेस्ट को नहीं, हमें चाहिए /resource को, एंड यहाँ पे मिलेगी आपको application.yml। अब इसमें आप देखोगे तो JWKs है, तो JWKs ही करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अकाउंट माइक्रो सर्विस के pom.xml में आना है। यहाँ पे आपको pom.xml मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इधर आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ यूज कर रखी हैं, मतलब हम जो अभी तक पेरेंट चाइल्ड पैटर्न यूज कर रहे थे वो इसमें यूज नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब जितने भी वर्जन है ये हमें पेरेंट से लेके आने पड़ेंगे, एंड जो कॉमन फीचर हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी पेरेंट से आएंगी। तो क्या क्या चीज़ें चेंज करना है, इसके लिए हम एक दूसरी सर्विस ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी कस्टमर सर्विस ओपन है, इसका pom.xml ओपन करते हैं। इधर सबसे पहले ये जो पेरेंट है इसको करते हैं कॉपी, एंड अकाउंट pom.xml में इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इस पेरेंट को हटाइए एंड इधर कर देंगे पेस्ट। अब ग्रुप आईडी हमने पेरेंट में ऑलरेडी सेट कर रखी है तो इसको हटा दीजिए। देन आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है। वर्जन नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद ये जो URL है इसको हटाना है, URL हटेगा। साथ ही जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगा रखी है इसको भी हम हटा देंगे। तो ये जो क्लोजिंग टैग है प्रॉपर्टी का, यहाँ तक कर दीजिए इसको डिलीट।
अब जैसे आपने इतनी चीज़ें हटाई, यहाँ पे काफ़ी सारे एरर आने लग गए हैं। ये इस वजह से है क्योंकि इनको वर्जन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमें मॉड्यूल सेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट में। तो आते हैं बैंकिंग सिस्टम पेरेंट में, इसको ओपन करेंगे। इधर आपको एक pom.xml मिलेगी, इसमें आएंगे एंड यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल मॉड्यूल सेट है, मतलब जितनी भी आपने माइक्रो सर्विस बनाई हैं सबके लिए आपने मॉड्यूल सेट किया है। तो एक और मॉड्यूल सेट कर लीजिए, इधर टैग लगाएंगे मॉड्यूल, देन / अकाउंट सर्विस एंड इसको कर दीजिए सेव। देन आएंगे account.pom.xml में,